आज के इस गहन विश्लेषण में आज हम आधुनिक वेब डेवलपमेंट की दुनिया के कुछ सबसे मजबूत स्तंभों पर बात करने वाले हैं। बहुत ही गहराई से चर्चा होगी इस पर। बिल्कुल। हमारे पास आज दो बेहद दिलचस्प और जानकारी से भरे स्रोत हैं। पहला है एक काफी विस्तृत लेख जिसका नाम है आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस, लीडिंग पीएचपी फ्रेमवर्क्स फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। और दूसरा स्रोत भी काफी अहम है। हाँ, दूसरा एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन तकनीकी रूप से गहरा नोट है। इसका शीर्षक है द मैकेनिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक। ये नोट छोटी सी जगह में बहुत बड़ी तकनीकी बात समझाता है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे प्लेन पीएचपी यानी बिना किसी ढांचे के साधारण रूप में कोडिंग करना आज के समय में कितना थकाऊ हो सकता है। थकाऊ भी और काफी जटिल भी। एकदम सही। और कैसे पीएचपी फ्रेमवर्क्स ने इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ तेज और आसान बनाया है बल्कि सुरक्षा के मामले में भी कई गुना बेहतर कर दिया है। तो जो कोई भी तकनीकी दुनिया की जानकारी को बिना किसी ओवरलोड के समझना चाहता है, उसके लिए ये चर्चा बहुत काम की साबित होगी। हाँ, ये जानना वाकई रोमांचक है कि दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स के पीछे का ढांचा कैसे काम करता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? वेब डेवलपमेंट की दुनिया में पीएचपी हमेशा से एक आधारशिला रहा है। डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और शानदार फीचर से भरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। साधारण पीएचपी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब हर एक चीज जैसे डेटाबेस कनेक्शन या यूजर ऑथेंटिकेशन को शुरुआत से बनाना पड़े तो ये काम किसी बुरे सपने जैसा लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा। जब बड़े और जटिल एप्लीकेशन बनाने की बात आती है तो सिर्फ पीएचपी के सहारे हर बार शून्य से कोडिंग शुरू करना, मतलब ये पहिए का बार बार आविष्कार करने जैसा हो जाता है। समय भी बहुत लगता है इसमें। बहुत ज्यादा समय लगता है। कोड सैकड़ों फाइलों में बिखर जाता है और उसे व्यवस्थित रखना लगभग असंभव हो जाता है। यहीं पे फ्रेमवर्क्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। फ्रेमवर्क्स को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये फ्रेमवर्क असल में एक बना बनाया ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन। एक टूल किट की तरह। हाँ बिल्कुल, एक ऐसे टूल किट की तरह जिसमें पहले से ही तैयार किए गए रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। ऑथेंटिकेशन या डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए इनमें पहले से ही कोड लिखा होता है। और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत द मैकेनिक्स ऑफ असाइनमेंट ऑन क्लिक पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। वो कैसे? आमतौर पर जब कोई वेब पेज पर सबमिट बटन या किसी लिंक पर एक साधारण सा क्लिक करता है तो बाहर से सब कुछ बहुत शांत लगता है, लेकिन उस एक क्लिक के पीछे सर्वर के अंदर एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है। डेटा को असाइन करना और उसे सही जगह पर भेजना, जिसे राउटिंग कहते हैं, फिर डेटाबेस से जानकारी निकालना और नया वेब पेज बनाकर वापस भेजना, ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। एकदम सटीक बात है। साधारण पीएचपी में इस एक क्लिक को संभालने के लिए शायद दर्जनों लाइन का कोड लिखना पड़े, जहां हर एक गलती सिस्टम को क्रैश कर सकती है। वो एक क्लिक सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि सर्वर के लिए एक बहुत बड़ा निर्देश है। प्लेन पीएचपी में उस निर्देश को पकड़ना और डेटाबेस तक ले जाना, ये रास्ता बहुत पथरीला होता है। और फ्रेमवर्क्स इसी पथरीले रास्ते को एक स्मूथ हाईवे में बदल देते हैं। बिल्कुल, वे उस क्लिक के पीछे के पूरे मैकेनिज्म को बिना परेशानी के संभाल लेते हैं। तो चलिए इसी क्लिक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए टॉप पीएचपी फ्रेमवर्क्स का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत लारावेल से करना सबसे तार्किक होगा। आज के समय में ये शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के डेवलपर्स की पहली पसंद बन चुका है। स्रोत के अनुसार इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका एलिगेंट सिंटैक्स है। लारावेल का ये सिंटैक्स वाकई बहुत खास है। ऐसा लगता है जैसे ये मशीन की भाषा नहीं बल्कि डेवलपर्स की आम बोलचाल की भाषा समझता हो। कोड इतना साफ होता है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है कि वहां क्या हो रहा है। अगर हम उस क्लिक वाले उदाहरण को लें तो जब कोई यूजर लारावेल से बनी वेबसाइट पर क्लिक करता है तो लारावेल का राउटर उस क्लिक को बहुत ही शालीनता से पकड़ता है और सही जगह भेज देता है। और इसमें जो सबसे ताकतवर टूल मदद करता है वो है इसका एलोक्वेंट ORM। ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाँ, इसे एक बेहतरीन अनुवादक की तरह समझा जा सकता है। डेटाबेस आमतौर पर SQL भाषा समझता है जो काफी जटिल हो सकती है। तो एलोक्वेंट ORM इसे आसान कैसे बनाता है? ये ORM डेवलपर को यह आज़ादी देता है कि वो डेटाबेस से बात करने के लिए आसान PHP ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें। लंबे SQL क्वेरीज लिखने के बजाय बस कुछ सरल शब्दों में कमांड दी जा सकती है। और ये खुद ही अनुवाद करके डेटा ले आता है। इस ORM ने सच में डेटाबेस इंटरैक्शन की पूरी तस्वीर ही बदल दी है।
इसके बाद जो डेटा निकल कर आता है उसे यूजर को दिखाने के लिए लारावेल अपने ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत हल्का लेकिन ताकतवर है। डायनामिक लेआउट बनाने के लिए ये बेहतरीन है, क्योंकि ये साधारण HTML के साथ PHP कोड को बहुत ही साफ तरीके से मिला देता है। और डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने के लिए इसका आर्टिसन CLI तो फ्रेमवर्क की जान बन जाता है। आर्टिसन कमांड लाइन इंटरफेस ये बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करता है। आर्टिसन CLI को तो एक रोबोटिक असिस्टेंट की तरह देखा जा सकता है, जैसे नई फाइलें बनाना या डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करना। ये सब टाइप करने के बजाय एक छोटी सी कमांड से हो जाता है। ये सच में डेवलपर को सुपर पावर देने जैसा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इतनी स्पीड के बावजूद लारावेल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। हैशिंग और इंक्रिप्शन की वजह से यूनिटी बहुत बड़ी है, जो नए सीखने वालों के लिए इसे बेहतरीन विकल्प बनाती है। लारावेल की ये खूबियां इसे बहुत खास बनाती हैं। लेकिन अगर कोई बड़े और जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो तो क्या होगा? जहां हजारों सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हों। हाँ, एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन जहां जरूरतें बहुत विशाल हों, वहां एक अलग तरह के दृष्टिकोण की जरूरत होती है। वहां सिम्फनी का नाम सबसे ऊपर आता है। एंटरप्राइज लेवल के कामों के लिए सिम्फनी एक निर्विवाद उस्ताद है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसके रीयूजेबल PHP कंपोनेंट्स। सिम्फनी का पूरा आर्किटेक्चर मॉड्यूलर है, मतलब डेवलपर्स को पूरे फ्रेमवर्क को डाउनलोड करने की कोई मजबूरी नहीं है। इसे समझाना हो तो ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक से कुछ बनाने जैसा है। सही कहा, सिर्फ उसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वाकई में जरूरत हो। पूरे सेट का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये लचीलापन बहुत जरूरी है ताकि एप्लीकेशन धीमा ना हो। और सिम्फनी का ये मॉड्यूलर रवैया उस क्लिक को प्रोसेस करने के लिए भी काम आता है। जब क्लिक होता है तो इसका इवेंट डिस्पैचर सिर्फ उसी विशेष कंपोनेंट को जगाता है जिसकी जरूरत होती है। बाकी पूरा सिस्टम शांत रहता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। सिम्फनी में जो ट्विक टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल होता है वो भी कोड को साफ और प्रबंधनीय रखता है। एक और बड़ी बात है इसकी बिल्ट इन टेस्टिंग। बड़े एप्लीकेशंस में तो एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान कर सकती है। इसलिए सिम्फनी फंक्शनल और यूनिट टेस्टिंग दोनों को गहराई से सपोर्ट करता है। कोड की एक एक लाइन को लाइव सर्वर पर भेजने से पहले परखा जा सकता है, ताकि एप्लीकेशन बग फ्री रहे। और एक चीज जो एंटरप्राइज में मायने रखती है वो है इंटरऑपरेबिलिटी। बाहरी टूल्स के साथ जुड़ना। हाँ, पुराने सॉफ्टवेयर और नए थर्ड पार्टी टूल्स के साथ सिम्फनी बहुत ही आसानी से तालमेल बिठा लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? किस संदर्भ में? अगर लारावेल फुल स्टैक के लिए बेहतरीन है और सिम्फनी एंटरप्राइज के लिए, तो क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत हल्का हो, जिसमें बहुत ज्यादा तामझाम ना हो? हाँ, जो सादगी और स्पीड का मेल हो? कोड इग्नाइटर इसका सही जवाब है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लगभग शून्य सेटअप। मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन मतलब फ्रेमवर्क की फाइलें डाउनलोड की और काम तुरंत शुरू? बिल्कुल, इससे प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां दूसरों में घंटों लग जाते हैं, ये समय बचाने का शानदार तरीका है। और हल्का होने के बावजूद ये तकनीकी रूप से कमजोर नहीं है? एकदम नहीं, ये MVC आर्किटेक्चर पर काम करता है। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये कोड को व्यवस्थित रखता है। MVC को समझने के लिए एक रेस्टोरेंट की रसोई का उदाहरण लिया जा सकता है। मॉडल वो पेंट्री है जहां डेटा रूपी कच्चा माल रखा है। व्यू वो खूबसूरत प्लेट है जो यूजर को दिखाई देती है। और कंट्रोलर वो मुख्य शेफ है जो तय करता है कि डेटा कैसे पकाना है और प्लेट में कैसे सजाना है। जब यूजर क्लिक रूपी ऑर्डर देता है तो कंट्रोलर रूपी शेफ तुरंत हरकत में आता है। कोड इग्नाइटर इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सादे तरीके से चलाता है। इसमें फॉर्म वैलिडेशन और फाइल अपलोडिंग के लिए शानदार बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, और स्पीड के लिए तो ये मशहूर है ही। स्पीड की बात हो ही रही है तो ये फ्रेमवर्क का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। आधुनिक वेब एप्स के लिए जिन्हें तेज रिस्पॉन्स चाहिए, ये फ्रेमवर्क के बारे में एक मजेदार तथ्य है। ये का असल मतलब होता है यस इट इज। हाँ, ये है। जब पूछा जाए कि क्या ये तेज है, क्या ये सुरक्षित है, तो जवाब है यस इट इज। ये नाम इसके उच्च प्रदर्शन की गवाही देता है। इसका एक विशेष फीचर है GII कोड जनरेटर। ये क्या करता है? ये एक इंटरफेस है जो डेवलपर्स को सिर्फ कुछ क्लिक्स की मदद से पूरे के पूरे कोड टेम्पलेट जनरेट करने की सुविधा देता है। मतलब कंट्रोलर या मॉडल की हर लाइन खुद टाइप नहीं करनी पड़ती? GAI टूल उस ढांचे को खुद लिख देता है,
जो काम हफ्तों में होता था वो दिनों में हो जाता है। और स्रोत बताता है कि वाई सुरक्षा को लेके भी बहुत सख्त है। खासकर एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव में। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत खतरनाक हमला है, जहां हैकर्स डेटाबेस में खतरनाक कमांड भेजते हैं। ये फ्रेमवर्क बाहरी कमांड्स को डेटाबेस तक पहुंचने से पहले ही रोककर निष्क्रिय कर देता है, और इसमें अजैक्स इंटीग्रेशन भी कमाल का है। अजैक्स इंटीग्रेशन से वेब पेज बिना पूरा रिफ्रेश किए बैकग्राउंड में डेटा मंगा लेता है, जिससे ऐप रिस्पॉन्सिव बन जाता है। यहां से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हमारे 5वें और आखिरी फ्रेमवर्क की ओर चलते हैं, केक पीएचपी। इसका नियम है कि कम कोड लिखो और काम ज्यादा करो। ये कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच अपनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर डेवलपर फ्रेमवर्क के तय किए गए नियमों का पालन करता है तो उसे कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। जैसे अगर टेबल का नाम यूजर्स रखा है तो केक पीएचपी खुद समझ जाएगा कि यूजर्स कंट्रोलर इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, फ्रेमवर्क पर्दे के पीछे सारे तार खुद ही जोड़ लेता है। इससे शुरुआती समय बहुत बचता है। और केक पीएचपी का बेक कंसोल भी डेवलपमेंट की गति बढ़ा देता है। ये कोड के ढांचे अपने आप तैयार कर देता है। इसमें जो क्रूड स्कैफोल्डिंग की सुविधा है वो बहुत खास है। क्रूड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। स्कैफोल्डिंग को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिल्डिंग बनाते समय बाहर लोहे का कच्चा ढांचा खड़ा किया जाता है, ताकि काम तेजी से हो सके। बेक कंसोल भी डेटाबेस टेबल के लिए एक कच्चा कोड ढांचा जनरेट कर देता है, और डेवलपर उसमें अपनी जरूरत का लॉजिक जोड़ देता है। सुरक्षा के मोर्चे पर इसमें CSRF प्रोटेक्शन है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। हाँ, केक पीएचपी हर फॉर्म के साथ एक गिफ्ट टोकन जोड़ देता है। अगर टोकन असली नहीं है तो रिक्वेस्ट वहीं खारिज हो जाती है। इन 5 फ्रेमवर्क्स का विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि सही प्रोजेक्ट के लिए सही टूलकिट चुनना ही सबसे अहम है। स्रोत के अंत में कुछ FAQs भी हैं। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या एक ही प्रोजेक्ट में कई फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तकनीकी रूप से ये संभव है, लेकिन स्रोत कड़ी चेतावनी देता है कि ये बिल्कुल अनुशंसित नहीं है। क्यों? क्योंकि हर फ्रेमवर्क का अपना आर्किटेक्चर और लाइफ साइकिल होती है। 2 फ्रेमवर्क्स एक साथ चलाने पर भयंकर टकराव पैदा हो सकते हैं। रूटिंग उलझ सकती है और जटिलता बेतहाशा बढ़ जाती है। समझदारी इसी में है कि प्रोजेक्ट की जरूरतों के हिसाब से किसी एक मजबूत फ्रेमवर्क का चुनाव किया जाए। कई नाव में पैर रखने से बेहतर है एक मजबूत नाव चुनना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इन सभी फ्रेमवर्क्स का अंतिम लक्ष्य एक ही है, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी। चाहे वो XSS और SQL इंजेक्शन से बचाव हो या ट्रैफिक बढ़ने पर सर्वर को संभालना। ये टूलकिट्स डेवलपर्स को बिजनेस लॉजिक पर ध्यान केंद्रित करने की आज़ादी देते हैं। तो आज की चर्चा का सारांश ये है कि सादगी चाहिए तो कोडिंगनाइटर या केक पीएचपी बेहतर हैं, लचीलापन चाहिए तो सिम्फनी, और परफॉर्मेंस के लिए लारावेल या ई मौजूद हैं। इन टूल्स ने वेब डेवलपमेंट में सचमुच क्रांति ला दी है। और ये जानकारी केवल डेवलपर्स के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो ये समझना चाहता है कि आज की तेज वेबसाइट्स कैसे खड़ी की जाती हैं। बिल्कुल, एक साधारण क्लिक के पीछे का चक्रव्यूह कैसे सुलझता है ये जानना बहुत जरूरी है। सूचना के ओवरलोड से बचने का ये सही तरीका है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो क्या? चूंकि ये फ्रेमवर्क आर्टिजन CLI या बेक कंसोल की मदद से बहुत सारी जटिलताओं को काले बक्से में छिपा लेते हैं, तो क्या इन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से नए डेवलपर्स प्लेन PHP की बुनियादी समझ खो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर फ्रेमवर्क का जादू काम करना बंद कर दे तो क्या हमें पता होगा कि अंदर असल में क्या टूट गया है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। मशीन को काम सौंपना अच्छा है, लेकिन अंदर के पुर्जों की समझ होना भी आवश्यक है। इसी सवाल के साथ हम अपनी चर्चा को विराम दे सकते हैं। जी, वेब डेवलपमेंट के इन पर्दे के पीछे के रहस्यों को सुलझाने का ये सफर बेहद शानदार रहा। इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।